हेलो हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज ख़त्म करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का दौर। आज देखने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर 07। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। अगर अच्छे से चल रही है तो कमेंट में लिख दीजिए स्टडी ओपी। ठीक है। तो मैंने कहा लेक्चर 06 में हमने क्या देखा था? लेक्चर 06 में हमने देखा कि कोलोडल स्टेट। कोलोइडल स्टेट ही क्यों कहा, स्टेट क्यों कहा? मैंने कहा सुनिए, कोलोइड कोलोइड कोई सब्सटेंस नहीं है। कोलोइड कोई सब्सटेंस नहीं है, पर कोई भी सब्सटेंस कोलोइड हो सकता है, इसलिए कहा कोलोइडल स्टेट। कोलोइड इज अ स्टेट, यानी किसी भी सब्सटेंस को कोलोइड होने के लिए उसके पार्टिकल्स का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए, तो वो कोलोइड्स बन जाएगा या कोलोइड्स कहलाएगा। ठीक है। फिर मैंने देखा क्या, आखिरकार कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कोलोइड्स को। फिर आज देखने वाले हैं प्योरिफिकेशन। फिर उसके बाद देखेंगे कोलोइड्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, फिर कुछ रिलेटेड इससे फिनोमिना और कुछ एग्जाम्पल। मैंने कहा बिल्कुल अच्छे से जा रहे हैं। तो देखते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। और अब मैंने आपसे कहा क्या, अरे बाबा प्योरिफिकेशन, तो प्योरिफिकेशन किसका होता है? आपने कहा कोई गंदगी। मैंने कहा गंदगी नहीं, इम्प्योरिटीज। अब इम्प्योरिटी और गंदगी में क्या फर्क है सुनिए। आपके लिए नाला, कीचड़ या फिर नमक, इन दोनों में से कौन सी गंदगी है? आपने कहा ये गंदगी, ये नाला कीचड़। मैंने कहा नमक गंदगी नहीं है, तो आपने कहा नहीं। मैंने कहा 1 किलो चीनी ले लो भाई साहब। 1 किलो आपने चीनी ली, उसके बाद मैंने कहा उसमें आप 1 चम्मच नमक डाल दो, उसको मिक्स कर दो। अब बताओ कौन सी गंदगी है? अब कहोगे ना चीनी तो खराब हो गई, लाला इसमें नमक आ गया। यानी कोई भी अनवांटेड थिंग, अनवांटेड सब्सटेंस जो आपको जरूरी नहीं है, आपको उसकी जरूरत नहीं है, उसी का नाम दिया इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज आर अनवांटेड सब्सटेंस या नॉन यूजेबल सब्सटेंस। ठीक है। अब इम्प्योरिटीज कोलोइड्स में क्या है? देखो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सोल का क्या अर्थ होता है? कोई भी कोलोइडल जो सॉल्यूशन है उसको शॉर्ट में कहा सॉल या फिर कोलोइड सॉल। ठीक है। तो किसी सॉल में इम्प्योरिटी क्या की होती है? इम्प्योरिटीज होती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट वही नमक वगैरह और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो पॉजिटिव आयन, कैटायन, एनायन होते हैं। ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल। अब देखते हैं 2 मेथड हैं इसके। पहला जो मेथड है दैट इज डायलिसिस। डायलिसिस डायलिसिस आपने 10th में देखा होगा कि जो किडनी होती है वो फिल्टर करती है खून को, यानी यूरिन को अलग करती है। इस प्रोसेस को डायलिसिस कहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और किसी की किडनी फेल हो जाए तो फिर उसको डायलिसर की हेल्प से उसका खून निकाला जाता है, प्योर करके डाला जाता है। मैंने कहा यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। डायलिसिस में क्या होता है, एक कंटेनर होता है आपका, यहाँ पर एक बैग होता है ऐसे करके टंगा होता है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है। अब ये जो कंटेनर है ना लाला लाला, ये जो कंटेनर है इसके अंदर क्या होता है? फ्रेश वाटर बना लीजिए, फ्रेश वाटर है। और ये जो बैग है इसके अंदर हम इम्प्योर सॉल्ट लेते हैं। कैसा लाला? इम्प्योर सॉल्ट ले लिया इसके अंदर, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट है। फिर क्या होता है, जो आपकी ये जो बैग है वो बनी है एसपीएम की, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो रहे ना? कैसे हो जाओगे बोर? पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग वे में रहा। ठीक है। फिर ये इसी का दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ। कंटेनर वंटेनर वही है, बस देखो। फिर क्या होता है देखिए, इसके अंदर प्योर सोल रह जाता है। कैसे रह जाता है बताएंगे। और जो गंदगी यानी इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं वो इसमें आपके बाहर आ जाते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि वाटर यहाँ पर क्या है? एक डिस्पर्जन मीडियम है। यहाँ पर भी एक डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक, H2O। अब मैंने कहा ये प्योर सॉल्ट इसके अंदर कैसे रह जाता है? इम्प्योरिटीज होती हैं इसमें, इम्प्योर सॉल्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो मैंने कहा सॉल्यूशन में जाइए, सबसे पहला चैप्टर, यानी पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट था, पर अभी सॉल्यूशन है। मैंने कहा सॉल्यूशन में आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है।
अगर उसमें आपने एक चीज देखी हो क्या, और कोई भी जो कंसंट्रेशन वाला चीज है, हाई कंसंट्रेशन वाली चीज लो कंसंट्रेशन में रखी है, तो क्या होता है, उसमें से बाहर की तरफ मूव आउट करने लगते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल अच्छा चल रहा है। फिर देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सेमी परमीबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन में से ये क्या है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन पर्चमेंट पेपर या फिर सेलोफिन मेम्ब्रेन या फिर अल्ट्रा फिल्टर पेपर, बात एक ही है, पर यहाँ सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लिख दिया है। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन में से जो कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉलॉइड्स पार्टिकल होते हैं वो पास आउट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो निकलेंगे बाहर, यहां से बाहर निकलेंगे, लीविंग बिहाइंड द प्योर सोल इन दी बैग। बिल्कुल सही, प्योर सोल इसके अंदर रह जाएंगे और जो कॉलॉइड जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को डायलिसिस कहा सिंपल से। अब मैंने आपसे पूछा क्या आप साइंस के स्टूडेंट हो? अरे भैया पागल हो गए हो का, साइंस पढ़ा रहे हो, पूछ रहे साइंस के स्टूडेंट हो? मैंने कहा साइंस के स्टूडेंट हो ना, तो एक बात बताओ, मुझे डायलिसिस की प्रोसेस फास्ट बनानी है, तो कैसे बनाऊं? चलो एक हिंट देता हूं, इलेक्ट्रोलाइट्स में एनायन और कैटायंस होते, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन। आपने दिमाग लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। आपने क्या करा, दो ऐसे करके दो प्लेट ली, ऐसे करके दो प्लेट ली, इनको नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जल्दी जल्दी भागेंगे बाहर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ जल्दी जल्दी आएंगे और अपोजिटली चार्ज प्लेट पे जाके चिपक जाएंगे जल्दी जल्दी। यानी जो प्रोसेस है वो फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि प्लेट्स में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ऐसे करके, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसमें क्या होगा, आपके जल्दी जल्दी इलेक्ट्रोलाइट्स भागेंगे, यानी जो प्रोसेस है डायलिसिस की वो फास्ट हो जाती है बाय दिस मेथड, अप्लाइंग द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस। करंट लगाया, इलेक्ट्रिक करंट लगाया तो इलेक्ट्रोडायलिसिस कहा, इसको नाम दे दिया इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस की डेफिनेशन देना चाहें उससे पहले पहले डायलिसिस की दे देते हैं। The process in which impure soil is carried out in a semi-permeable membrane या फिर carried out a bag of semi-permeable membrane that is suspended in a container contains fresh water। ठीक है, container contains fresh water, then the impurities or electrolytes move out in the water and leaving behind the pure soil in a semi-permeable membrane bag. This phenomenon is known as dialysis. If if we want to faster this process, of dialysis, we connect two plates with डीसी सोर्स, डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, देन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस बिकम फास्टर एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। बड़े अच्छे से समझ में आया। आगे चलते हैं दूसरे मेथड में। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया, ठीक है आगे चलते हैं। दूसरा मेथड है, अरे बहुत सिंपल है, दूसरा बहुत सिंपल है राजा, बहुत सिंपल। मैंने कहा परचमेंट पेपर पता है? आपने कहा पता है। क्या होता है परचमेंट पेपर? वही होता है जो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है या फिर सेलोफिन मेम्ब्रेन होती है, या अल्ट्रा फिल्टर पेपर को ही परचमेंट पेपर कहा। मैंने कहा ठीक है। सेकंड मेथड है अल्ट्रा, यूल्ट्रा नहीं बेटे, अल्ट्रा। फिल्ट्रेशन का क्या अर्थ होता है? वही प्योरिफिकेशन। अल्ट्रा मतलब अल्ट्रा प्योरिफिकेशन। ठीक है, इसमें देखा हमने क्या, पहले अंग्रेजी में सुनिए फिर हिंदी में सुनिए। The colloidal particles can pass from a ordinary filter paper, ordinary FPA filter paper, but they cannot pass
पास फ्रॉम parchment पेपर कहा, parchment पेपर, या फिर कह दिया मैंने यूल्ट्रा नहीं बेटे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, या मैंने कह दिया कुछ और, सेमी परमिएबल मेमोरी। क्यों नहीं पास हो पाते, इसका रीजन सुनिए। कैन नॉट पास फ्रॉम दिस parchment पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, SPM, because the particles of colloids are bigger than whole of यूल्ट्रा नहीं बेटे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, हिंदी समझते हैं। मैंने कहा जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो कौन सी प्रोसेस है? कॉलोइडल पार्टिकल होते हैं वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। अगर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर या सिंपल फिल्टर पेपर से उन्हें पास कराऊंगा तो जो उसके पार्टिकल्स है ना, क्योंकि अल्ट्रा जो फिल्टर पेपर होता है, ओनली ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, उनके जो छेद होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उसमें से इजीली कॉलोइडल पार्टिकल पास आउट हो जाते हैं। बट अगर मैं ले लूं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर, यानी जिसके जो छेद हैं बड़े छोटे के छोटे होते हैं, तो इनमें से जो कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं हो पाएंगे। तो मैंने यही लिखा, कॉलोइडल पार्टिकल कैन पास फ्रॉम अ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट दे कैन नॉट पास फ्रॉम अ parchment पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर और सेमी परमिएबल मेमोरी, ये बिकॉज द पार्टिकल ऑफ कॉलोइड आर बिगर देन द होल, पार्टिकल्स ऑफ कॉलोइड आर बिगर देन द होल ऑफ अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अरे बड़ा चूरन चटनी था, समझ में आया ना, मगज में आया ना। आगे चलते हैं आगे। अब आगे क्या बात करने वाले हैं? क्या खत्म हुई यहाँ पर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलोइड सॉल्ट? मैंने कहा बिल्कुल, बस 2 ही मेथड पढ़ने थे। हाँ, सिर्फ 2 ही थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि लाला ये कॉलोइड होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा प्रॉपर्टीज पढ़ोगे मेरे साथ? बोले आप हाँ। तो बता दूं? आपने कहा बता दो। मैंने कहा बता दूं? अरे बताओ ना भैया। उनके आ जाओ, इनको रफ करते हैं और दूसरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है क्या 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 प्रॉपर्टीज। ये कॉलोइड बाबा बोलते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन वाले बाबा बोलते हैं हमारी प्रॉपर्टीज नहीं बताओगे प्रणब बाबा? अरे हम तो बाबा नहीं हैं, हम तो लाला हैं इनके। बोलते हैं प्रॉपर्टीज तो बता दो। ठीक है, मैंने कहा जय हो प्रॉपर्टीज सुनो। क्या? प्रॉपर्टीज किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइड्स। क्या है प्रॉपर्टीज कॉलोइड्स की? मैंने कहा जल्दी जल्दी देखते हैं। अरे जल्दी जल्दी इसलिए देखते हैं क्योंकि छोटी छोटी है ना, तो जल्दी आते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज हेट्रोजीनियस नेचर। देख लीजिएगा बड़े भाइयों बहनों, लिख लेना हेट्रोजीनियस नेचर। कौन सा नेचर? हेट्रोजीनियस। ठीक है, क्या है हेट्रोजीनियस नेचर? अरे मैंने पहले ही जब कॉलोइडल स्टेट स्टार्ट करा था तभी बता दिया था, दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। व्हाई? बिकॉज दे form a heterogeneous mixture in which they contains at least 2 phases. One is a dispersed medium and थोड़ा अच्छे से बता दो। One is a dispersion medium and one is dispersed phase, यानी जो dispersion medium में कूद जाए dispersed phase। ठीक है, हेट्रोजीनियस नेचर, कॉलोइड्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। डेफिनेशन सुन लीजिए, लिखूंगा नहीं, सिंपल है। कॉलोइड्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर because they form a heterogeneous mixture so they contains at least 2 phases। 2 फेज होंगे उनमें, एक होगा डिस्पर्जन मीडियम, एक होगा डिस्पर्स्ड फेज। एक होगा डिस्पर्जन मीडियम, एक होगा डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, और दोनों के जो साइज होंगे वो अलग अलग होंगे, इसलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो रहा है क्योंकि उनके फेज अलग अलग हैं। और होमोजीनियस में एक ही फेज होता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस नेचर पहला प्रॉपर्टी। दूसरा आता है फिल्टरेबिलिटी। अबे फिल्टरेबिलिटी तो अभी देखा था। क्या? फिल्टरेबिलिटी
क्या होता है? मैंने कहा कॉलर्स है ना, है इजिली पास हो जाते हैं कहाँ में से ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से। पर मैंने कहा हमारे 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 एक परदादा हैं, जो कॉलर्ड के जो परदादा हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वहां से देखते हैं और बोलते हैं झूठ बोल रहा है, हमसे पास करवा के दिखाओ ना इनको। तो कॉलर्ड बोलते हैं अरे बाबा, ये हमारे बाबा इनके पर बाबा। तो ये बोलते हैं अपने पर, यानी हमारे पर बाबा से ये बोलते हैं अरे बाबा क्या योगा देख लियो। अरे ये नहीं, ये कहते हैं अरे बाबा हम तो आप में से पास नहीं हो पाएंगे, हमारी औकात नहीं है इतनी। ठीक है, यानी जो कॉलर्स हैं दे कैन नॉट पास फ्रॉम अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो इनकी फिल्टरेबिलिटी यानी फिल्टर भी हो जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं कॉलर्स। ठीक है ठीक है ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अरे सॉल्यूशन की है रे बाबा, ये भी तो सॉल्यूशन के ही टाइप हैं। कॉलिगेटिव 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 कॉलगेट नहीं है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीपी लिख देते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीपी। अब मैंने कहा सॉल्यूशन पढ़ा है, बोले हाँ पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैंने कहा छोटा सा पॉइंट है, नहीं पढ़ा तो अभी आ जाएगा समझ में। अरे सॉल्यूशन ना जानते होगे तो अभी समझा दूंगा कैसे। देखो जिसको फील लेना है वो सॉल्यूशन पढ़ा होगा तो फील आ जाएगा, जिसे फील नहीं लेना उसको भी फील दिलवाया जाएगा। सुनिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पड़ा होगा, पाई बराबर सी आर टी, ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब एक बात बताओ, सी क्या है? मोलर कंसंट्रेशन होता है। फॉर्मूला लिख लूँ, क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन 1000 इंटू WB अपॉन MB। मोल होता है ना, नंबर ऑफ मोल इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ये जो मॉलिक्यूलर मास है और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें कैसा रिलेशन है? इनवर्स। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है कॉलर्स के लिए, कॉलर्ड क्या है? जो सॉल्यूशन होते हैं ना, जो ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस सॉल्यूशन, उनके पार्टिकल्स छोटे छोटे न होते हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे, इनके 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, यानी इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो भी ज्यादा होगा, तो इनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो भी कम होगी। सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट के। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, जो भी कहना चाहे आपके पास। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम, यानी जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनकी जो सीपी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाई होती है एज कंपेयर जो कॉलर्ड्स होते हैं, कॉलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं। देख रहे हो, ए और डी को मैं मिला देता हूँ, कॉलॉइडल, अबे पागल हो गया हूँ, कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है एज कंपेयर कॉलॉइडल सॉल्यूशन की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो कम होती है। क्यों? ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे छोटे हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट छोटा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगी। इनके पार्टिकल बड़का है, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ले। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद कॉलिगेटिव मत कर लेना, ठीक है? ओ मजाक का साइड, सीरियस। चौथा पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट इसको रफ कर दूं ठीक है। नोट तो कर रहे हो ना जानी अपनी भाषा में? हाँ कर रहे हैं सर, बिल्कुल आपकी ही इच्छा से हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही राहों पे जा रहे हैं। अब हम चौथी देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज किसकी? कॉलर्ड की। बोला बड़ा सिंपल है, कैसे? ये तो आपने 6th क्लास से पढ़ा है। बोले अच्छा कैसन? तो मैंने कहा आ जाओ देखते हैं। अरे भाई हम बिहारी नहीं हैं, अरे एक्टिंग कर लेता हूँ भैया, एक्टिंग कर लेता हूँ। ठीक है, 14 देखते हैं क्या? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज या फिर शॉर्ट में लिख दीजिए इधर टिंडे इफेक्ट, टिंडे नहीं टिंडल इफेक्ट, टिंडे ले लो फ्रेंड्स, टिंडे नो टिंडल इफेक्ट। तो एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था टिंडल। उन्होंने एक इफेक्ट बताया, टिंडल इफेक्ट। क्या था टिंडल इफेक्ट? जानते हो? नहीं जानते तो हम जनवाते हैं।
ऑप्टिकल का क्या अर्थ होता है? फिजिक्स में आगे आप पढ़ेंगे एक चैप्टर पढ़ेंगे ऑप्टिकल से रिलेटेड, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स, किसी चश्मे वाले की दुकान पे जाओगे तो लिखा होगा बाहर ऑप्टिक्स शॉप। ऑप्टिक्स का क्या अर्थ होता है? ऑप्टिक्स का अर्थ होता है फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट आर स्टडी अंडर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। और इसलिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं लाइट का इफेक्ट आ रहा है, फिनोमेना आएगा। टिंडल इफेक्ट क्या है सुनिए, ये बहुत ही पुराना बात है। क्या आपने कभी अंधेरे कमरे में एक कोने से लाइट आते हुए देखी है? बिल्कुल नहीं देखी। तो सुनिए, आज ही प्रैक्टिकल करना, लाइट बंद कर देना पूरे कमरे की, बाहर वाला जो कमरा हो उसकी लाइट बंद करना, फोन लेना, अपना टॉर्च फ्लैश लाइट ऑन करना, ऐसे करना और ध्यान से देखना, फ्लैश लाइट के आगे आपको दिखेंगे पार्टिकल्स। अब पार्टिकल काहे दिखते हैं? क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना, उनका साइज इतना बड़ा होता है, यानी इतना काफी होता है उनका बड़ा साइज, कि वो जो लाइट है ना, जो लाइट उन पर पड़ी जाती है उसको स्कैटर कर देते हैं, इजीली चारों तरफ फैला देते हैं। यानी मान लो ये कोई पार्टिकल है, इमेजिन करो, ये पार्टिकल है, यहाँ से मैंने लाइट पास करे शू, अगर ये पार्टिकल बहुत छोटा है, बहुत छोटा, इतना छोटा है, बहुत छोटा, हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, लाइट पास कराई तो क्या दिखेगा पार्टिकल? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइट को फैलाएगा नहीं। मैंने कहा यही इतना बड़ा पार्टिकल है, अरे मेरे को ही देख लो, मैं पार्टिकल बड़ा हूँ, मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, मैं दिख रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे ऊपर लाइट स्कैटर हो रही है। अब मैंने एक पार्टिकल कोलोइडल पार्टिकल लिया, इस पर से लाइट पास कराता हूँ तो पता है ये भी लाइट को स्कैटर करते हैं, पर जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, उनके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, ऐसे पास कराते तो दिखते नहीं हैं। तो मैंने कहा एग्जाम्पल से समझो। मैंने कहा ये है ग्लास है कांच का, इसमें भरा है कोलोइडल सॉल्यूशन। अरे मैंने कहा क्या, यहाँ पर लगा दी हमने बबुआ, एक टॉर्च लगा दी, लाइट पास कराई, तो देखा पता है क्या देखा मैंने, ये जो लाइट है ना, ये सीधी ऐसे करके दिख रही है, इसके अंदर से दिख रही है मेरे को लाइट। मैंने कहा लाइट अंदर से दिख रही है, इसका क्या अर्थ है? जो ये पार्टिकल है इसके अंदर, वो लाइट को इसके अंदर फैला रहे हैं, तभी तो दिख रही है। ठीक है, ये कौन थे? कोलोइडल सॉल्यूशन। यही सेम टॉर्च ली, यही कंटेनर लिया, और अब मैंने क्या करा लाला, अब मैंने इसके अंदर है ना होमोजीनियस सॉल्यूशन ले लिया, होमोजीनियस। तो इसके पार्टिकल इतने छोटे हैं, इसके पार्टिकल जो है ना इतने छोटे हैं, ये लाइट को स्कैटर नहीं करते बाबा। अरे बाबा बोलते हैं लाइट स्कैटर नहीं कर पाएंगे, हमारी औकात से बाहर है, औकात से बाहर। यानी जो लाइट होगी ना, उसका जो पाथ होगा वो विजिबल नहीं होगा। पानी है, पानी में से जानी लाइट पास कराना, लाइट दिखेगी नहीं, बट वहीं क्या करना, आप नमक घोल देना, बहुत सारा नमक, चीनी, आलतू फालतू अटरम जटरम, उससे क्या होगा पता है आपको? लाइट पास कराओगे तो क्लियर विजिबल होगी लाइट। तो अब हम मेन मुद्दा समझते हैं क्या, कि आखिरकार ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और टिंडल इफेक्ट है क्या। टिंडल इफेक्ट समझ लिया कि लाइट स्कैटर हो जाती है, उसको टिंडल इफेक्ट कहा, पार्टिकल्स के द्वारा। तो क्या होता है, द पाथ ऑफ light become visible by a bluish light when passes from a colloidal solution. The colloidal particles are visible, same as a light come to a dark room from a slit. The dust particle can be visible. This is known as the Tyndall effect, and the phenomena is known as optical properties of colloidal. यानी मैंने क्या अंग्रेजी में बोल दिया, सुनिए। टिंडल इफेक्ट क्या है या फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या है? टिंडल इफेक्ट से ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज समझी जा सकती है। मैंने कहा इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन लिया मैंने, ये कोलोइडल सॉल्यूशन, अब क्या होगा, जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा, लाइट दिखेगी। यानी द पाथ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन बिकम विजिबल बाय अ ब्लूइश लाइट, एक ब्लूइश लाइट होती है, ब्लूइश लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन। The particles of colloidal solution become visible, ये देखने लगते हैं लाला,
सेम एज अ लाइट कम टू अ डार्क रूम फ्रॉम अ स्लिट, यानी एक कमरे में, अंधेरे कमरे में एक छोटे से कुन्ने में जो छेद है उससे जो लाइट आ रही है, द डस्ट पार्टिकल कैन इजीली बी सीन, उससे जो डस्ट पार्टिकल है इजीली सीन कर सकते हैं। उस इफेक्ट को कहा टिंडल इफेक्ट, और ये जो पूरा जटरम जटरम पड़ा उसको कह दिया ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज या टिंडल इफेक्ट। तो ये भी समझ में आया, आई होप समझ में आया, बड़े अच्छे से समझ में आया। बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। कौन से पांचवें पॉइंट की? ब्राउनियन मूवमेंट। अहि बेड़े, ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? ब्राउनियन मूवमेंट समझते हैं। अब ब्राउनियन मूवमेंट की बात करते हैं कि ब्राउनियन मूवमेंट आखिरकार में है क्या, क्या ब्राउनियन मूवमेंट? सुनिए। अब मूवमेंट का क्या अर्थ होता है जानते हैं ना? आपने कहा बिल्कुल जानते हैं, इतना अनपढ़ समझाएगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आप तो पढ़े ही लिखे हैं तभी तो पढ़ रहे हैं। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? ब्राउनियन मूवमेंट समझते हैं। एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट, अरे साइंटिस्ट थे, एक बड़े अच्छे साइंटिस्ट। अब ब्राउनियन मूवमेंट है तो साइंटिस्ट के इधर उधर कहीं ना कहीं ब्राउनियन तो होगा। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं, आयरन मैन नहीं लाला, ये थे रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। एक बॉटनिस्ट थे, कौन थे? बॉटनिस्ट। इन्हें पेड़ पौधों से बड़ा शौक था, ठीक है। इन्होंने देखा क्या, पेड़ पौधों का तो शौक था ही ना। इन्होंने कहा थोड़ा अटके कुछ करा जाए। इन्होंने कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ना चालू करा। कोलोइडल सॉल्यूशन पे एक्सपेरिमेंट देके चालू करे एक्सपेरिमेंट। इन्होंने देखा, माइक्रोस्कोप से तो खेलते ही रहते थे, बॉटनिस्ट थे, चेक कर रहे हैं प्लांट्स को, इसमें ये कैसे उग रहा है, ये कैसे उग रहा है। इन्होंने क्या करा, उस वक्त साइंटिस्ट लगे हुए थे कोलोइडल प्रॉपर्टीज ढूंढने में। इन्होंने कहा हम भी ढूंढेंगे। बोले क्या? इन्होंने देखा क्यों, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें से एक कांच पे इन्होंने थोड़ा सा डाल लिया कोलोइडल सॉल्यूशन। फिर क्या करा इन्होंने ड्राइंग अच्छी है ना मेरी? इन्होंने अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप यहां से अपनी अखियां लगाई, यहां से अपनी अखियां लगाई इन्होंने, और इसमें देखा इन्होंने देखा इसमें, इन्होंने क्या देखा, चलो अच्छा सा बना देते हैं। इन्होंने आंखियां लगाई और देखा जो पार्टिकल्स है ना, दैट मूव्स ना जिगजैग मैनर, इधर से उधर भग रहे हैं, कभी इधर चला कभी उधर चला, जाने जहां मैं किधर चला मुझे पता नहीं। अरे फिसल गया। सुनिए, इधर उधर भाग रहे होते हैं तो इन्होंने क्या देखा, रॉबर्ट ब्राउन अ बॉटनिस्ट सीन दैट अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप द कोलोइडल पार्टिकल in a colloidal solution moves in a zigzag manner in all possible direction continuously. They move in a zigzag manner in all possible direction under a colloidal solution. देखा इन्होंने कि जो कोलोइडल पार्टिकल है इधर उधर मूव कर रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के भीतर। तो ये जो जिगजैग मैनर में ये मूव कर रहे हैं, जो मूवमेंट है जिगजैग मैनर में, ये जो जिग जैग मैनर में जो मूवमेंट है, जिग जैग मूवमेंट किसका? अल्लाह किसका? कोलोइडल पार्टिकल्स का। तो इन्होंने कहा क्या, अब महीने खोज करी, नाम नहीं देंगे क्या अपना? तो इन्होंने इस जो मूवमेंट है इसको नाम दे दिया ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। अब मैंने कहा इसकी अगर आपको फेल आ गई हैं, इसकी फेल आ गई हैं, तो आगे देखते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, फील आ गई तो आगे चलते हैं। मैंने कहा दो नोट भी पढ़ने हैं इसमें। पहला नोट क्या है? पहला नोट देखिए, ये नोट पैसे वाला नहीं है,
पहला नोट है, आखिरकार कॉज क्या है जिगजैग मूवमेंट का? ये कॉज क्या है आखिरकार जिगजैग मूवमेंट का? तो ये देखने में आया इनके अंदर डिस्पर्जन मीडियम होगा, एक डिस्पर्स्ड फेस होगा। जो डिस्पर्स्ड फेस है उसी के कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, उन्हीं की जो रेंज है डायमेंशन में होगी 1 से 1000 नैनोमीटर। डिस्पर्जन मीडियम तो कोई भी हो सकता है, जो पार्टिकल है डिस्पर्स्ड फेस है उसी के बेसिस पे कोलोइडल सॉल्यूशन बनाए। जो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं दे गॉट बॉम्बार्डेड इन डिस्पर्जन मीडियम। बॉम्बार्डेड क्या, अरे भाई साहब इधर से उधर टकराते रहते हैं, ठुकते रहते हैं। तो देखा गया ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो ठुकते रहते हैं, जिगजैग मूवमेंट करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। यानी जो कॉज है इसका वो है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के अंदर ही इधर से उधर दौड़ते हैं। डिस्पर्जन मीडियम की वजह से इनमें बॉम्बार्ड होता है, इनका बॉम्बार्ड होता है। ठीक है लाला, समझ में आ गया। दूसरा नोट का है, मैंने देखा अगर मैं चल रहा हूं, अभी हवा में चल रहा हूं, नहीं जमीन पे चल रहा हूं, पर हवा है ना मेरे इधर उधर, ठीक है, मेरे पैरों पे भी हवा लग रही है पर जमीन सरफेस है, मैं चल रहा हूं। यही मैं दलदल में घुस गया, दलदली एरिया में। मैंने कहा चलने में दिक्कत हो रही है। क्यों क्यों हो रही है? विस्कोसिटी बढ़ गई। काहे बढ़ गई विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इन लिक्विड्स। यानी अगर विस्कोसिटी लाला, विस नहीं, ये विस जहरीला नहीं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जिसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एटा। विस्कोसिटी बढ़ा डाला तो इनका मूवमेंट या ब्राउनियन मूवमेंट घटा डाला। यानी जितना मोर विस्कस डिस्पर्जन मीडियम होगा उतना कम ही जिगजैग मूवमेंट होगा कोलोइडल पार्टिकल का। 2 नोट भी देख लिए। पहला नोट क्या था, मूवमेंट इज ड्यू टू डिस्पर्जन, डीएन डिस्पर्जन मीडियम। दूसरा क्या, विस्कोसिटी बढ़ा डाला डिस्पर्जन मीडियम का तो इनकी मूवमेंट में रुकावट पैदा कर डाला। अरे बाबा, पांचवा ब्राउनियन मूवमेंट भी देख लिया, पांचवा ब्राउनियन मूवमेंट भी देख लिया। अब पढ़ते हैं छठवां पॉइंट, डिफ्यूजन। कौन सा फ्यूजन? डिफ्यूजन। रफ कर दूं, ठीक है। मैंने कहा डिफ्यूजन आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है समझते हैं, नोट कर लीजिए। 6th पॉइंट को पढ़ते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। अब आपको पता होगा डिफ्यूजन क्या है, इंटरमिक्स होना, आपस में डिफ्यूज्ड हो जाना कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन पढ़ने से पहले एक छोटा सा लॉ है, लॉ जिससे समझने में डिफ्यूजन आसानी होगी। फील आ जाएगा, एक फील कहते हैं ना, फील। तो सुनिए, एक बाबा आए, ये वही बाबा हैं, कौन से? थॉमस ग्रैहम। ये थॉमस किलोग्राम नहीं बेटे, थॉमस ग्रैहम्स। ये थॉमस ग्रैहम्स है, इन्होंने दिया ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन सुनिए। इन बाबा ने कहा जो डिफ्यूजन की रेट है, डिफ्यूजन की जो रेट है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटा। सेटा नहीं, डेंसिटी, सॉरी। अरे मजे में, अरे होगी देखो डेंसिटी। अब मैंने कहा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यानी डेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मास के। तो जो डिफ्यूजन है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास है तो इसकी मास लिख दीजिए। मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी। मैंने कहा डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास से। मास जितना ज्यादा डिफ्यूजन उतना कम। अब हमें पता है कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज बिगर होता है, इनका मास ज्यादा होता है, और मास ज्यादा होने की वजह से स्वाहा हो जाता है डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन कम होता है। यानी एक बात समझ में आई, colloids diffused colloids diffused very slowly due to
their higher molecular mass, due to their higher molecular mass। ठीक है, समझ में आ गया, फील आ गई। यानी ग्राम्स ने कहा डिफ्यूजन अंडर रूट डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने कहा डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डिफ्यूजन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका मास ज़्यादा डिफ्यूजन कम, तो कोलिगेटिव वो जो कोलर्ट्स होते हैं दे आर हैविंग अ पार्टिकल ऑफ बिगर साइज, मास ज़्यादा तो डिफ्यूजन कम, सो कोलर्ट्स डिफ्यूज्ड वेरी स्लोली ड्यू टू देयर हायर मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया तो नोट करो जरी। ठीक है, कर लिया नोट, रब करते हैं। 7th पॉइंट है इलेक्ट्रोफॉरेसिस। और सॉरी इलेक्ट्रोफॉरेसिस नहीं, इलेक्ट्रोफॉरेसिस, फोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस। बात करते हैं जल्दी जल्दी, आइए मेरे साथ, इतनी स्पीड नहीं पकड़नी, आराम से समझेंगे। इलेक्ट्रो फोरेसिस क्या है? आखिर इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या? सुनिए, एक यू शेप ट्यूब ले डाला, यहां मेटल्स के इलेक्ट्रोड रख दिए, यहाँ प्लस ले लो, यहाँ माइनस ले लो, पहले प्लस पॉजिटिव रहा। मैंने कहा इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिया मैंने, अब जो ये कोलोइडल सॉल्यूशन लिया है मैंने, द कोलोइडल सॉल्यूशन लिया है, मुझे पता है जो कोलोइडल, अरे यार मैं ए और डी को क्या मिला देता हूँ, कोलोइडल सॉल्यूशन है ना, ये चार्ज होते हैं, पीछे देखा था पेप्टाइजेशन में क्या, जो प्रेसिपिटेशन आया था ना, अरे यार प्रेसिपिटेट आया था ना, कॉमन आयन को एब्जॉर्ब करा था, टूट गया था, जो कॉमन आयन एब्जॉर्ब करा उस पर जो चार्ज होगा वही चार्ज आएगा किस पे, जो वो सॉल्यूशन बना होगा। ठीक है, तो हमें पता है कोलोइडल सॉल्यूशन आर चार्ज्ड, अब वो डिपेंड करेगा जौन सा चार्ज उसने एनायन या कैटायन जो एब्जॉर्ब करा वही चार्ज आता है। ठीक है, अब मैंने कहा क्या, कैसन पता करें कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, कैसा चार्ज है। हमें बस कोलोइडल सॉल्यूशन लिया, अब आंख से देख के तो बता नहीं देंगे ये देखो पॉजिटिव चार्ज बह रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आंख से देख के तो नहीं बताएंगे अरे देखो नेगेटिव चार्ज जा रहा है इसके अंदर, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज। मैंने कहा नहीं बता पाएंगे। और जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बता भी सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। मान लो मैंने ये सॉल्यूशन लिया किसका, AS2S3, ये S छोटा है, आर्सेनिक है। ठीक है, आर्सेनिक है, ये आर्सेनिक। अब मैंने आपसे कहा ये मेटल के इलेक्ट्रोड ले लिए, क्या है, मेटल्स इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिया। अब S2S3 हमें पता है कैसा चार्ज होता है, पहले से ही पता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो क्या होगा, जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यहाँ मूवमेंट होगा इनका पॉजिटिवली चार्ज, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल थ्रू oppositely charged metal electrode, this phenomena or this movement of colloidal particle is known as the process of electrophoresis। ठीक है, समझ में आया, जो मूवमेंट होता है कोलोइडल पार्टिकल्स का, जो उन पे चार्ज है कोलोइडल पार्टिकल्स पे, कोलोइडल सॉल्यूशन में जो चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ, अगर नेगेटिव चार्ज है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, यानी मूवमेंट होगा अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो जो ये मूवमेंट होता है, ये जो मूवमेंट होता है इसी फिनोमिना को कह दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर जाके क्या करेंगे, नाचेंगे नहीं, यहाँ जाके ये डिपॉजिट हो जाएंगे, ये डिपॉजिट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे।
ठीक। अब इसका इसका फायदा क्या, इससे ये बता सकते हैं जो हमारे जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो कैसे चार्ज है, हम ये बता सकते हैं इससे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, मान लो एक और एग्जांपल ले लो, FeOH होल थ्राइस। पीछे देखा था इसका जो प्रेसिपिटेट था ना, इसका जो बड़ा सा प्रेसिपिटेट था, उसने FeCl3 सॉल्ट में से Fe3 आयन Fe3 प्लस आयन एब्जॉर्ब करते, यानी पॉजिटिव चार्ज था, हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये किधर मूव करेगा, ये करेगा, मान लो इसमें ये इसको हटा दिया मैंने और यहाँ पर ले लिया आपका FeOH होल थ्राइस, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या होगा, अब आपका क्या होगा इसमें, अब ये FeOH होल थ्राइस है तो इसके जो पार्टिकल होंगे इधर जाएंगे, इनका मूवमेंट होगा अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे, यानी नेगेटिवली चार्ज, यहाँ आके ये डिपॉजिट प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इलेक्ट्रोफोर्सेस समझ में आया, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो क्या, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स थ्रू अपोजिटली चार्ज मेटल इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। समझ में आया, नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पढ़ लिया हमने, पढ़ लिए क्या, हमने पढ़ लिए प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। अब आगे चर्चा करने जा रहे हैं ऑरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। क्या अर्थ है इसका, ऑरिजिन का अर्थ है कि कहां से आया, क्या आया, चार्ज कहां से आया, किस पे, कोलोइडल पार्टिकल्स। अब मैंने कहा, अभी मैंने आपको एक बात बताया था, क्या बात थी वो, ये बात थी कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो चार्ज होता है। जी बिल्कुल, और कोलोइडल सॉल्यूशन अगर चार्ज होता है तो उस पर जो चार्ज है वो आखिरकार आता कहाँ से है। इसके लिए तीन तीन थ्योरी आई, तीन, उनमें से सक्सेसफुल तीसरी वाली रही जो हम पढ़ चुके हैं, बस उसका एक नाम दे दिया, उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपने कहा हम तैयार हैं बिल्कुल पढ़ने के लिए, आ जाओ। तो जो पहली जो थ्योरी निकल के आती है कहां से, अरे जहां से भी आती है सुनो, बाय फ्रिक्शनल, बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका क्या मतलब, मैंने कहा कोलोइडल सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस है, उनमें एटलीस्ट दो फेज होंगे, एक डिस्पर्जन मीडियम, एक डिस्पर्स्ड फेज। तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं हम उनको, या फिर डिस्पर्स्ड फेज है जो जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, इनको हम किसी डिस्पर्जन मीडियम में डालते हैं। अब जब ये डालूंगा मैं तो इसमें इधर उधर जाएंगे भी, यानी एक इसमें से लेयर उठाई मैंने डिस्पर्जन मीडियम की, ये डिस्पर्जन मीडियम की ऐसी एक लेयर है ये मैंने उठाई। अब जो कोलोइडल पार्टिकल होंगे वो इस पे इधर इधर उधर मूव कर रहे होंगे, तो इसमें रबिंग हो रही होगी। यार रबिंग, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि नहीं दो बॉडियों को घिसते हैं तो चार्ज हो जाती हैं। तो ये थ्योरी कहती है बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये थ्योरी कहती है जब कोलोइडल पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर घिसता है ऐसे 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 करके तो चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, तो क्या वाकई में ऐसा होता है, नहीं, ये थ्योरी फेल हो गई। क्यों, लोगों ने कहा क्या, कितना घिस लोगे भाई, कितना कितना घिस कितना लोगे आप ये बताओ, कितना चार्ज आ जाएगा, कितना ही चार्ज आ जाएगा उससे घिसने से, और घिसने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स भी तो लगाना पड़ेगा, तभी तो फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा तभी आपका जब रबिंग होगी तो चार्ज आएगा। तो ये थ्योरी कुछ इतनी वजन नहीं था इसकी, बाद में वजन, तो ये जो थ्योरी थी वो फेल थी। दूसरी थ्योरी आई बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन की कैप्चरिंग होगी इसमें, यानी इलेक्ट्रॉन कैप्चर होंगे। अब ये थ्योरी कहती है जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल है जो, उसमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो एयर होगी, यहाँ एयर में से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं, या फिर इन्होंने कहा जब ब्रिडिग आर्क मेथड हम यूज करते हैं,
क्या था वो, इसमें एक कंटेनर होता है, इसमें फ्रेश वाटर होता है आपका, इसमें बर्फ़ होती हैं, आइस आइस बाथ, और यहाँ पर दो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मेटल्स के इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दिया। इनका पहले क्या होता है, यहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है दोनों में। जैसे ही हम सप्लाई देंगे एक आर्क क्रिएट होता है, जैसे जो आपके ये जो मेटल्स लगे हैं ये इसमें वेपराइज होंगे, वेपराइज हो गए, ये जो आइस है ना, आइस, इसकी वजह से ये जो सॉल्यूशन कूल डाउन होगा, जिससे कि आपका जो ये वेपराइज पार्टिकल्स हैं मेटल्स के वो कंडेंस होकर कोलोइडल पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। तो कहते हैं जब ये ब्रेडिग आर्क मेथड हो रहा होता है तब ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इनके हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, हमने बोला इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। अरे भाई साहब इसका मतलब इस थ्योरी के हिसाब से तो बिल्कुल ही भैया मजा नहीं आ रहा। इसका तो भी थोड़ी बहुत वजन मान लेते हैं बाद में कि रबिंग की वजह से आ गया होगा, पर ये तो भाई क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, यानी इनका कहने का अर्थ है जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो कोई पॉजिटिवली चार्ज हो ही नहीं सकते। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। मैंने कहा दोनों थ्योरी थी जो ये ज़्यादा मज़ा नहीं आ पाया तो इनको हमने फेल ठहरा दिया, फेल है, मज़ा नहीं आ रहा है। फिर एक तीसरी थ्योरी है बाय प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। ठीक है देखते हैं क्या है, इसको रब करूं, ठीक है, मिटा देते हैं इसको मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या, बाय प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। क्या अर्थ है एडजॉर्प्शन का, बता चुका हूं भाई, यूनिट की स्टार्टिंग ही वहीं से हुई। एडजॉर्प्शन का अर्थ होता है कोई भी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे आके बैठ जाए। क्या पढ़ रहे हैं, बाय प्रेफरेंशियल बाय प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन किसका आयन का। अभी कुछ सुना सा नहीं लग रहा, एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, चलो नहीं आया आपको याद, एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन आ गया ना, प्रेसिपिटेट होता है, कॉमन आयन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस थ्योरी ने बताया, कि जब कोई भी प्रेसिपिटेट, मान लो प्रेसिपिटेट है FeOH होल था इसका, जब इसको FeCl3 इस प्रेसिपिटेट को FeCl3 के डिस्पर्जन मीडियम FeCl3 लिया, उसमें इसको शेक कर दिया, शेक करा लाला तो क्या होगा, Fe इसमें से कॉमन आयन, इसमें Fe है, इसमें Fe, तो Fe3+ आयन आएंगे, इस पे एब्जॉर्ब होंगे, कॉमन आयन एब्जॉर्ब होंगे। इससे क्या होगा, इसमें रिपल्शन होगा तो ये कोलोइडल फॉर्म में आ जाएंगे, टूट जाएंगे ऐसे, और फिर ये फाइनली एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, इनका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया, जो कॉमन आयन इस पे एब्जॉर्ब होगा उस कॉमन आयन पे जो चार्ज होगा लाला वही चार्ज आएगा। ये कहती है बट प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। प्रेफरेंशियल क्यों है, किसको प्रेफर करेगा ये एडजॉर्प्शन, किसका एडजॉर्प्शन प्रेफर करेगा इस इलेक्ट्रोलाइट में से, कौन से आयन का, जो कॉमन होगा, यानी उस आयन को प्रेफर करा जाएगा जो कॉमन होगा, ये उस आयन को अपनी तरफ एडजॉर्ब करेगा जो कॉमन होगा। जैसे कि आपका लिया था हमने AgCl का प्रेसिपिटेट था, किसके संग हिलाया इसको किसके संग शेक करा था, AgNO3 का सॉल्यूशन लिया, उसमें डाला और ऐसे करके हिला दिया, इसको थोड़ा सा हिला दिया तो क्या होगा, इसको हिलाएंगे तो क्या होगा, इसमें ये है Ag आयन, यहाँ से कॉमन आयन एब्जॉर्ब कर लेंगे भाई साहब, Ag आयन इस पे आगे बैठ जाएंगे, ऐसे चिपक जाएंगे, और इस पे ही पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कोई नेगेटिव आयन आके बैठ जाए तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, फिर क्या होगा, रिपल्शन की वजह से कोलोइडल पार्टिकल में टूट जाएंगे, फाइनली इनका सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो ये थ्योरी कहती है जब कोई भी प्रेसिपिटेट एक कॉमन आयन एब्जॉर्ब करता है जो दोनों प्रेसिपिटेट और इलेक्ट्रोलाइट दोनों में कॉमन होता है,
तो जो आयन एडजॉर्ब होता है उस आयन पे जो चार्ज होता है वही चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स का होता है। जो पार्टिकल्स होंगे, जब Ag पॉजिटिव आयन है तो इस पे भी पॉजिटिव होंगे। सॉल्यूशन कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आया? तो ये थ्योरी हम पहले भी पेप्टाइजेशन में देख चुके थे ना, तो बस याद दिलाने की देरी थी। ये ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स खत्म। भाई इतना छोटा सा था। मैंने कहा बिल्कुल, अभी थोड़े से और टॉपिक रह गए, उसके बाद पूरा खत्म करते हैं। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं। अब किसकी बात करने जा रहे हैं? तो मैंने कहा इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। डिटेल एक बात समझ में आई होगी अगर आपको, तो डिटेल में समझते हैं। 1 मिनट मैं मार्कर चेंज करता हूं जिससे आपको समझ में आए। मैंने कहा ये प्रेसिपिटेट था, मान लो AgCl का। इसको मैंने AgNO3 के साथ शेक करा, तो यहाँ से क्या होगा? कॉमन आयन कौन से हैं? Ag आयन, सिल्वर आयन। इस पर आके एब्सॉर्ब करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं क्या कह रहा हूँ। गौर आपने अगर नहीं करा तो गौर सुनिए। अब आप कहोगे लाला कि एक ही तो सॉल्यूशन बनेगा इसका, क्योंकि जो AgNO3 का सॉल्यूशन होगा उसमें AgCl का प्रेसिपिटेट डाल के शेक करेंगे। तो Ag आयन अगर एब्सॉर्ब हो गया तो लाला ये NO3 आयन कहाँ भाग जाएंगे? इनको भी तो कुछ होगा। क्या होगा इनका? आपने गौर करा? नहीं करा। मैं बताता हूँ क्या होता है। ये जो AgNO3 है, इसमें से Ag आयन तो इसमें एब्सॉर्ब होंगे, NO3 कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा क्या, आपका एक दोस्त है, आप 2 दोस्त हो, एक आप हो एक आपका दोस्त, और आप रुको मार्कर की हेल्प से समझाता हूँ। ये ब्लैक वाले आप हो, ये आपका दोस्त है। अब इस ब्लैक वाले का एक और दोस्त है, ये घर पे जा रहा है, उसके घर पे टुक 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 टुक, और आप दोनों एकदम चड्डी वड्डी यारो साथ रहते हो, एकदम बिल्कुल अलग ना होना चाहते। ये जाएंगे 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 जाएंगे, ये जाएगा बोलेगा उससे कि मुझे उसके यहाँ पर थोड़ा जाना है, उसने मेरा पेन ले दिया था, मुझे पेन लेके आना है उसके पास से। तो ये गया उसके घर पे। मान लो ये घर है, ये घर है आपका। अब ये दोनों हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ब्लैक वाले आप हो, याद रखना, ठीक है। अब क्या हुआ, आप इसके घर में घुस गए। अब ये क्या है, ये इसकी इससे दुश्मनी है इससे। ये बोलेगा मैं ना जा रहा उसके पास, पर आप दोनों जिगरी यार हो, तो क्या होगा, ये अंदर जाएगा तो ये कहता है इससे ये कि आप क्या कहोगे? आप अंदर जाओगे तो आपका दोस्त क्या कहेगा? चलो मैं यहाँ वेट कर लेता हूँ। आप अंदर गए, अब आपको 1 घंटा हो गया, ये बाहर टहल रहा है, टहल रहा है, बोला अब आएगा अब आएगा, पर क्या आने वाला है? नहीं। तो ये अंदर चला गया, इसका एडजॉर्प्शन हो गया। NO3 क्या करेगा? बाहर घूमेगा, वेट करेगा, आने दो इसको, आज बताता हूँ, आने दो। तो ऐसे घूमेगा। तो होता क्या है वास्तव में, यही कहानी चलती है। जो आयन एडसॉर्ब हो जाता है तो कुछ ऐसा सीन होता है। कैसे? ये कोलोइडल पार्टिकल है, टूटा है, तो क्या होगा, जो आयंस हैं Ag आयंस, ऐसे Ag आयंस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आयन इसमें एडजॉर्ब हुए हैं, पॉजिटिव आयन मान लेता हूँ, ये कोलोइडल पार्टिकल्स है, ठीक है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव 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 ऐसे करके एक लेयर बन जाएगी सॉल्यूशन में। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कहा क्या, ये घर हो गया, ये घर में जा रहे हैं अंदर, एडसॉर्ब हो चुके। अब क्या होगा, NO3 क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज है, Ag प्लस NO3 माइनस। अब क्या होगा आपका, NO3 चक्कर काटेगा, तो NO3 है जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, वो भी ऐसे करके एक लेयर बना लेते हैं और चारों तरफ घूमते रहते हैं पार्टिकल्स के। तो ये जो 2 लेयर्स फॉर्म होती हैं, ये जो लेयर्स फॉर्म होती है, जो ये वाली लेयर है अंदर वाली, ये तो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड। पर ये जो ये बाहर वाली लेयर है, ये तो घूमती रहती है, मूवेबल होती है।
कैसी? मूवेबल। मैंने कहा बिल्कुल अच्छे चल रहे। अब मैंने आपसे कहा क्या, ऐसन चल रहे, ऐसन चल रहे, अच्छे चल रहे, तो एक मूवेबल है एक फिक्स है। तब क्या होगा, जो सेकंड लेयर है वो मोबाइल है, मोबाइल है या मूवेबल है, तो इससे कह देते हैं फ्यूज्ड। ठीक है, फ्यूज्ड लेयर कह दिया। फिक्स्ड लेयर है। अब जब ये दोनों जो लेयर होते हैं, कौन से, एक थे मूवेबल और एक थे आपके फिक्स्ड, जब ये दोनों लेयर आपस में ऐसे ऐसे घूमते हैं घूमते हैं घूमते हैं, तो पता क्या होता है, ये हाई पोटेंशियल वाला पार्ट है पॉजिटिव, ये लो पोटेंशियल वाला पार्ट है नेगेटिव, ये आपस में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। मतलब नेगेटिव वाला घूम रहा है, सिर्फ नेगेटिव वाला ऐसे ऐसे घूम रहा है चारों तरफ। अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव के अराउंड घूम रहा है, तो ये जो तो लेयर है इनका तो नाम है नेगेटिव वाली लेयर और ये जो पॉजिटिव वाली लेयर, इन दोनों को कंबाइन करके कह देते हैं क्या, हेल्म होल्ड्स, हेल्म होल्ड्स डबल लेयर। हेल्महोल्ट्ज ने बताया तो हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर नाम रख दिया। अब नेगेटिव वाला घूम रहा है घूम रहा है, तो क्या होता है, इनके घूमने की वजह से नेगेटिव वाले की तरफ से और ये जो पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसका नाम हमने दे दिया, नाम हमने दे दिया इलेक्ट्रो काइनेटिक, इलेक्ट्रो काइनेटिक पोटेंशियल। अब देखो, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्यों कहा, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट वगैरह। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही, ठीक है। काइनेटिक कहा क्योंकि ये जो मूव होने की वजह से हो रहा है और इन दोनों की वजह में पोटेंशियल क्रिएट हो गया, इसलिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। और इसका दूसरा नाम है जेटा, जेटा मेटा, जेटा पोटेंशियल। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जेटा, ये लाला जेटा वो नहीं है कि टेरा मेगा जेटा, टेराबाइट मेगाबाइट जेटाबाइट, ये जेटा पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल का दूसरा नाम है जेटा पोटेंशियल। आई होप ये समझ में आ गया हो। जो मूवेबल लेयर है उसे मोबाइल लेयर कहते हैं या फ्यूज्ड लेयर, जो फिक्स लेयर है उसे फिक्स्ड लेयर, दोनों को कंबाइन करके हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। और इनके घूमने की वजह से इस फ्यूज्ड लेयर के घूमने की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है पोटेंशियल की वजह से, और काइनेटिक ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो मूवमेंट की वजह से, तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। और इसका दूसरा नाम है जेटा पोटेंशियल। कैसी रही बात, समझ में आया ना? तो ठीक है, समझ में आया तो इतने आप ये नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे बड़े ही इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट देखने वाले हैं। ठीक है, रब करता हूं इसको। बात कर ली हमने जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या, कोएगुलेशन, कोएगुलेशन या फिर इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं फ्लोक्यूलेशन, फ्लोक्यूलेशन। अब क्या है कोएगुलेशन, क्या है फ्लोक्यूलेशन, मैंने आपको आइडिया दे दिया था, पर मैं बता देता हूं दोबारा, रिवाइज करवा कर सुनिए। पेप्टाइजेशन याद है, ठीक है, पेप्टाइजेशन क्या था, पेप्टाइजेशन किसी भी प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करा था हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलोइडल सॉल्व। अगर इसी कोलोइडल सॉल्व को वापस प्रेसिपिटेट में चेंज कर दिया जाए, ये तो पेप्टाइजेशन हो गया, पेप्टाइजेशन। अगर यही कोलोइडल सॉल्व को वापस प्रेसिपिटेट में चेंज कर दिया जाए, यानी किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का वापस क्या करा दिया जाए, प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन, उसी को नाम दे दिया कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन या प्रेसिपिटेशन नॉर्मली। यानी कोएगुलेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या, कोएगुलेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन
और फ्लोकुलेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन, और इसको कह देते हैं प्रेसिपिटेशन। भाषा नॉर्मल में प्रेसिपिटेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन, या फिर पेप्टाइजेशन इज रिवर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, पेप्टाइजेशन इज रिवर्स ऑफ कोएगुलेशन। ठीक है, मैंने कहा सिंपल कोएगुलेशन ये होता है। अब मैंने कहा 1 लीटर लिया मैंने, क्या 1 लीटर मैंने ले लिया कोई सॉल, कोलोइडल सॉल ले लिया, तो अमाउंट ऑफ कोएगुलेटिंग एजेंट, अभी कहां से आया सुनिए। प्रेसिपिटेशन को कोलोइडल सॉल में कन्वर्ट करने के लिए कोई इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बताया था। कोई इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, उसकी स्मॉल अमाउंट मिलाए तो कोलोइडल सॉल्यूशन में चेंज होगा। तो इसको जो पेप्टाइजेशन करा रहा है उसको कहेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट। और जो कोलोइडल सॉल में इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़े और वो क्या करवाए कोएगुलेशन करवा दे, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन को वापस प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दे, यानी कोलोइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डाला, प्रेसिपिटेट बना डाला। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको डालने से प्रेसिपिटेशन हो जाए किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का, उनको कहेंगे कोएगुलेटिंग एजेंट। तो मैंने क्या करा, अब कोएगुलेटिंग एजेंट अलग अलग होंगे, अलग अलग उनकी पावर होगी कोएगुलेशन कराने की। मैंने कहा 1 लीटर कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, या कोलोइडल सॉल कहा मैंने, 1 लीटर कोलोइडल सॉल को जितनी अमाउंट कोएगुलेटिंग एजेंट की रिक्वायर्ड हो 1 लीटर कोलोइडल सॉल को कंप्लीटली कोएगुलेट कराने के लिए, या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ही कोएगुलेटिंग एजेंट। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट needed for complete coagulation of 1 liter colloidal solution is known as coagulating power, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कोलोइड सॉल, 1 लीटर कोलोइडल सॉल को, अरे यार बाबा, 1 लीटर कोलोइडल सॉल को हमें कोएगुलेशन कराना है उसका, तो जितनी अमाउंट किसी भी कोएगुलेटिंग एजेंट या इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायर्ड होगी वही उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी। समझिए, जिसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा, उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू कम होगी। कैसे होगी, मैंने कहा सुनिए, एक अच्छा एग्जांपल लेने वाला हूं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। सुनिए, मैंने आपसे कहा चाय किस किस ने पी है, आपने कहा बिल्कुल चाय पी है। तो मैंने कहा एक चाय है, कौन सी, वही रेड लेवल, एक चाय है आपकी कौन सी, मान लो टाटा वाले की, मान लो टाटा टी। एक चाय है आपकी, वाह, समझ गए होंगे आगे, ताज। मैंने कहा मुझे 10 कप चाय बनानी है, तो 3 स्पून रेड लेवल की लग रही हैं, 2 स्पून टाटा की लग रही हैं, वहीं 1 स्पून सिर्फ वाहताज की डाला तो 10 कप चाय बना डाला। तो मुझे आप बता सकते हो किसकी पावर स्ट्रांग है, वाहताज की, टाटा की, रेड लेवल। आपने कहा 1 स्पून डालने से ही काम हो रहा है, तो इसकी ज्यादा पावर है, वहीं इसकी 2 स्पून डालनी पड़ी, और इसकी तो 3 स्पून डालनी पड़ रही है 10 कप चाय बनाने के लिए। यानी जिसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू कम, उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा। इससे समझ में आ गया, वाह ताज, इसलिए कहते हैं वाह ताज, कहते हैं क्या, ताज ताज ताज, सिर्फ ताज ना, वाह ताज कहिए। सुनिए, कोएगुलेटिंग पावर जिसकी ज्यादा, उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू कम,
अब कैसे मालूम पड़ेगा यार किसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा है किसकी कम है? तो एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कोएगुलेटिंग पावर को डिफाइन करा। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हार्डी सूल्जे। कौन से सूल्जे? हार्डी सूल्जे। बात करते हैं। तो लाला कोएगुलेटिंग पावर को दर्शाने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वेरी 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 हार्डी सूल्जे। सूल्जे, अरे जे सूल्जे। ये भाई साहब का कहना था, पहला पॉइंट ये भाई साहब का कहना था, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स combines with अपोजिटली चार्ज आयन, के साथ कंबाइन कर जाते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट इन भाई साहब ने कहा क्या? इन्होंने कहा जो कोएगुलेटिंग पावर है, कोएगुलेटिंग पावर है, जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज ऑन आयन। यानी जिस इलेक्ट्रोलाइट में जितना ज्यादा किसी आयन पे चार्ज होगा उतनी ही उसकी ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगी। मैंने कहा एग्जांपल लेते हैं। आपने कहा Na+, ठीक है, फिर आपने कहा Mg2+, ठीक है, फिर आपने कहा Fe3+। मेरे को बता दो लाला इन तीनों में से कोएगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा? आपने कहा चार्ज देख लो ना लाला। आपने कहा सर चार्ज देखिए ना, इस पर ज्यादा है। मैंने कहा ज्यादा है तो इसका सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगा। ठीक है, कैसे? Na का एक आयन कोलोइडल पार्टिकल के एक आयन को न्यूट्रलाइज करके प्रेसिपिटेट करे, वहीं Mg के एक आयन दो कोलोइडल पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट करेंगे, वहीं Fe के तीन आयन कोलोइडल पार्टिकल्स के तीन पार्टिकल्स को एक साथ न्यूट्रलाइज या प्रेसिपिटेट करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? मगज में आया ना बिड़ू? ठीक है, समझ में आ गया हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। आया। अब नेगेटिवली भी हो सकते हैं ना, नेगेटिवली। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर नेगेटिव की ओर चलते हैं। इसको रफ कर दूं? ठीक है, देखिए ऐसे नेगेटिव होंगे, जैसे कि FeCN6 पावर 4 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब आपने कहा बताइए, तो नेगेटिव है तो इसका ऑर्डर उल्टा मत कर देना। चार्ज जिस पे ज्यादा है उसी की कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, तो ऐसे होगा ऑर्डर। समझ में आया क्या ब्रो? मगज में आया क्या ब्रो? आपने कहा ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, अरे बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। मैंने कहा मेथड पढ़ते हैं कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन। ठीक है, इसको रब करो। अब मेथड क्या होने वाले वो देखिए। क्या? मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन। तो पहला जो मेथड है दैट इज म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। क्या है म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन? मैंने कहा इसमें दो प्रेसिपिटेट लेते हैं, अपोजिटली चार्ज, दो प्रेसिपिटेट ले डाला, FeOH होल थ्राइस, इसका पीपीटी, ऐसी AS2S3 का पीपीटी। मैंने कहा मिल जाओ आपस में, इनके सेम मोलर मास के रेशियो में, यानी इसका जो अमाउंट है और जो इसका जो अमाउंट है वो प्रॉपर मोलर मास के रेशियो में मिक्स कर दिए, यानी बराबर मिक्स कर दिए। मैंने बराबर मिक्स कर दूंगा तो क्या होगा? ये आपस में कंबाइन करेंगे। पहली बात सुनिए, ये FeOH होल थ्राइस है ना, ये अभी पीपीटी फॉर्म में है नहीं, ये है नहीं पीपीटी फॉर्म में, ये बाद में बनेगा। यानी इनके
FeOH होता है, इसका सॉल्यूशन लिया, कौन सा सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्व, इनके मैंने मिक्स कर दिए प्रॉपर अमाउंट में, इक्वल मोलर अमाउंट में, तो क्या होगा, ये कंबाइन करके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनका कोएगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी यानी सुइटेबल किन्हीं भी दो प्रेसिपिटेट वो कोलोइडल सॉल्यूशन को अगर हमने आपस में जो अपोजिटली चार्ज हो, जैसे कि FeOH होल तरह से पॉजिटिवली चार्ज, इसका नेगेटिवली, जो अपोजिटली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है उनको आपस में मोलर मास के हिसाब से देख के रेशियो में हमने इक्वल अमाउंट में मिला डाला, तो उनका कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन हो जाएगा लाला। यानी पहला मेथड हमें समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी देखते हैं। सेकंड मेथड है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, सेकंड क्या है, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या था इसमें, एक यू शेप ट्यूब होती है शू, या मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं शू शू, चार्ज दे देते हैं, कुछ भी दे दो, या नेगेटिव दे दो, पॉजिटिव दे दो। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन ले लेते हैं, मान लो इसमें FeOH होता है, इसका लिया। अब आपको पता है ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे मूव करेगा, मूवमेंट होगा इसका, और यहाँ पे जाके इकट्ठा होकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी कोएगुलेशन हो जाएगा, यानी फ्लोकुलेशन हो जाएगा। दूसरा मेथड ये पढ़ लिया, समझ में आया। तीसरा मेथड देखते हैं, बाय रिपीटेड डायलिसिस। डायलिसिस मैंने पीछे बताया था क्या, ये कोई कंटेनर है, इसमें आपका सॉल्यूशन है, यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में आपने इम्प्योर कोलोइडल सॉइल ले लिया, और क्या होता है इसमें जो इम्प्योरिटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, वो इलेक्ट्रोलाइट बाहर आने लगते हैं और प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन अंदर रहता है। पर मैंने आपको सबसे पहले याद करिए एक चीज बताई थी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालने से जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो स्टेबल रहते हैं, सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालने से, यानी उनका प्रेसिपिटेशन नहीं होता। पर रिपीटेड डायलिसिस में क्या इलेक्ट्रोलाइट का रिमूवल हो रहा है। अगर मैंने ये जो प्रोसेस है डायलिसिस की बार बार कराई, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा पूरा रिमूव हो जाएगा इसमें से, और पूरा रिमूव जैसे हो गया, स्टेबलाइजर कहा था मैंने उन इलेक्ट्रोलाइट्स को, स्टेबलाइजर यानी पूरा रिमूव कर दिया, बार बार डायलिसिस करा के मैंने पूरा रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया पूरा। तो यानी अब इसमें जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा था वो नहीं रहा, तो अब इसका कोएगुलेशन हो जाए। ये मेथड था बाय रिपीटेड डायलिसिस। चौथा मेथड पढ़ते हैं, बाय हीटिंग। बाय हीटिंग कोलोइडल सॉल्यूशन। हमने देखा कि हमने एक कोलोइडल सॉल्यूशन लिया, उसको मैंने हीट कर दिया ना, तो क्या हुआ, हीट होने से जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन हो जाता है, यानी वो भी अब प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भी कोलोइडल सॉल्यूशन है जिन्हें हीट करने से उनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, यानी ये भी एक मेथड था ऑफ कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन। अब यहाँ बात खत्म होती है इसकी, ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अब इसके आगे टॉपिक देखने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, और नोट क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए रफ करते हैं। तो मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन हो गया। अब आगे देखते हैं क्या, प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या अब देखने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है। मैंने देखा जो कोलोइडल सॉल है वो दो तरीके के होते हैं, लायोफोबिक और एक होते हैं लायोफिलिक। लायोफिलिक ऐसे होते हैं जो हाईली स्टेबल होते हैं, लायोफोबिक जो हाईली अनस्टेबल होते हैं। इनमें थोड़ी सी अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की डाल दी तो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, दूर से ही दिक्कत रह जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आ रहे हैं हम तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। लायोफिलिक कहते हैं हमारे और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड है
कि इलेक्ट्रोलाइट तुम हमें अलग नहीं कर सकते, तो ये नहीं होते स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड डालने से इलेक्ट्रोलाइट कोएगुलेशन नहीं होता। ऐसा देखा गया ऐसा देखा गया कि अगर लायोफोबिक जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उस पर कुछ अमाउंट इसकी डाल दी जाए, तो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं लायोफिलिक, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काम करते हैं एज अ बॉडीगार्ड। किसके लिए? लायोफोबिक के लिए। यानी अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो ये जो लायोफोबिक है ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा। जो ये लायोफिलिक के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये पार्टिकल्स हैं, ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं। यानी अब जो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं इनको हम कहते हैं, एक और नाम बुलाते हैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। अब मैंने देखा कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है कई तरीके के हो सकते हैं, तो लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्व भी कई तरीके के हो सकते हैं। तो जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स हैं वो लायोफिलिक हैं, और प्रोटेक्टिव कोलॉइड अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, उनकी पावर भी अलग अलग होगी प्रोटेक्ट करने की। तो जो प्रोटेक्टिव पावर थी उसको एक्सप्रेस करा गया गोल्ड नंबर के टर्म्स में। किसके? गोल्ड नंबर। क्या है गोल्ड नंबर? सुनते हैं। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आपका जिग मांडे। ये लाला मंडे टू मंडे जिगजैग मोशन करते होंगे, कहीं इधर भाग रहे कहीं इधर। मंडे है हम तो जिगजैग मोशन करेंगे, तो नाम रख दिया जिगमोंडी। ठीक है। अब जिगमोंडी लाला ने कहा गोल्ड नंबर क्यों कहा? इन्होंने क्या करा, गोल्ड सॉल यानी पर्पल ऑफ कैशियस, पीछे नाम बताया था, गोल्ड का कोलोइडल सॉल्यूशन लिया। गोल्ड क्या है? एक मेटल है यानी लायोफोबिक है। जो मेटल के जितने भी कोलोइडल सॉल्यूशन है दैट आर लायोफोबिक। इन्होंने क्या करा, गोल्ड का क्या लिया? गोल्ड सॉल लिया आपका, गोल्ड सॉल। अब इन्होंने देखा एक इलेक्ट्रोलाइट डाला इन्होंने, या प्रोटेक्टिव कोलॉइड या लायोफिलिक की थोड़ी सी अमाउंट डाली, तो द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम्स। इन्होंने देखा कुछ मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलॉइड डालने पे इन्होंने पहले क्या करा, 10 ml गोल्ड सॉल्ट लिया, उसमें कुछ कुछ मात्रा डाली इन ग्राम्स। किसकी? प्रोटेक्टिव कोलॉइड की। देखा कि जो मिनिमम अमाउंट है किसी भी लायोफिलिक या प्रोटेक्टिव कोलॉइड की, जो डाल दी जाए उसमें, कि उसका कोएगुलेशन होने से जस्ट बच जाए। यानी कोएगुलेशन होने वाला है किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का, और उसमें उतनी मात्रा डाल दी जाए कि उसको अब क्या नहीं हो, अब उसका कोएगुलेशन ना हो। तो जो अमाउंट डाली गई वो जस्ट प्रिवेंट द कोएगुलेशन। द अमाउंट इन मिलीग्राम्स, द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स इन मिलीग्राम। देख रहे हो मिलीग्राम कैसे लिख रहा हूं, इन मिलीग्राम। टू जस्ट प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। और स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, तो बोला क्या इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स इन मिलीग्राम्स, या अमाउंट इन मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स इन मिलीग्राम is added is is added to 10 ml gold sol या purple of gaseous gold sol to just prevent the coagulation is called gold number।
क्या है गोल्ड नंबर? मान लो कोई लायोफोबिक सॉल्यूशन है, अगर उसमें मैं 50 मिलीग्राम कोई प्रोटेक्टिव कॉलर डाल देता हूं तो गोल्ड नंबर कितना हो जाएगा? 50। यानी मिलीग्राम में डालना चाहिए लाला। ऐसे ही मान लो ये 10 ml गोल्ड सॉल है, 10 ml गोल्ड सॉल में जितनी अमाउंट डालनी पड़े किसी भी प्रोटेक्टिव कॉलर्स की इन मिलीग्राम, उसी को गोल्ड नंबर कह दिया। क्योंकि ये गोल्ड के साथ खेल रहे थे जगमोहन डी बाबा, तो एक डेफिनेशन सेट कर दी इन्होंने, गोल्ड नंबर खत्म। प्रोटेक्टिव पावर को दर्शाने का एक तरीका बताया जगमोहन डी बाबा ने, गोल्ड नंबर। तो जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा उसकी प्रोटेक्टिव पावर कम। कैसे? इसमें भी वही रिलेशन है। किसी का गोल्ड नंबर है, मान लो किसी की 50 मिलीग्राम अमाउंट चाहिए किसी लायोफोबिक सॉल्यूशन का कोएगुलेशन बचाने से, वहीं किसी की 25 ग्राम चाहिए, यानी एक की 50 एक की 25, तो कम जिसकी चाहिए, यानी यानी जिसका गोल्ड नंबर कम है उसकी पावर ज्यादा है। समझ में आया? फील आया आपको? ठीक है, ये गोल्ड नंबर खत्म। अब इसके बाद देखेंगे इमल्शंस। क्या इसके बाद देखने जा रहे हैं? बात करते हैं इमल्शन की। इमल्शन आज का आखिरी टॉपिक। इसके बाद बस एग्जांपल देखेंगे कॉलर्स के। इमल्शन क्या है? मैंने कहा क्या पढ़ रहे हैं? कॉलोइडल स्टेट, कॉलोइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। इमल्शन भी आपका एक कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है, बस फर्क ये होता है इसमें जो आपके डिस्पर्स्ड फेस और जो डिस्पर्जन मीडियम है, बोथ आर इन लिक्विड फेस, दोनों लिक्विड होते हैं, दोनों लिक्विड फेस होते हैं। इमल्शन आपका क्या है? कॉलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम है दोनों लिक्विड होते हैं, यानी सॉलिड सॉलिड दोनों लिक्विड होते हैं। ठीक है, मैंने कहा दो टाइप के होते हैं इमल्शन। पहला होता है OW टाइप, OW टाइप इमल्शंस। सेकंड होता है WO टाइप इमल्शन। क्या होते हैं सुनिए। मैंने कहा OW का अर्थ है ऑयल इन वाटर, पानी के भीतर डाला। ये है क्या? ये है वाटर। अगर वाटर के अंदर कुछ बूंदे डाल दी जाएं, छोटी छोटी बूंदे, कॉलोइडल साइज की बूंदे डाल दी जाएं, तो इमल्शन तैयार हो जाता है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। यानी इसमें तेल की बूंदे बह रही होती, तेल की छोटी छोटी ड्रॉपलेट होती हैं, ऑयल इन वाटर टाइप। ऐसे ही एक होता है WO टाइप इमल्शन, यानी वाटर इन ऑयल टाइप। ई कैसा होता है? ई उल्टा होता है। कंटेनर है, इसमें ऑयल है, ये क्या है? ऑयल ड्रॉप्स। ये क्या है लाला? ये डिस्पर्जन मीडियम है, ऑयल। इसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या था? वाटर। अब इसमें क्या होगा? वाटर की ड्रॉपलेट होंगी छोटी छोटी ऑयल के ऊपर। और इमल्शन बनता कब है? जब दो इमिसिबल यानी जो आपस में मिक्स ना होते हो ऐसे लिक्विड को आपस में मिक्स करा जाए तो इमल्शन तो बनता है। दैट इज टेम्परेरी। ओ, मैंने कहा एग्जांपल लोगे? हाँ। आपने कहा पानी, पानी के ऊपर ऑयल डाला जानी, तो ऑयल आप मिक्स कर लो, थोड़ी देर मिक्स हो जाएंगे, फिर वापस सेपरेट लेयर बन जाएगी, पानी अलग ऑयल ऊपर अलग, ऐसे दिख रहा होगा आपको। पर मैंने कहा कुछ ऐसे सब्सटेंस डाल दिए जाए जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा दें, इमल्शन को परमानेंट बना दे, तो कैसा रहे? ऐसे सब्सटेंस, मान लो ऑयल है उसमें पानी है, उन दोनों को मिक्स कर दिया मैंने तो अलग अलग हो जाए, पर किसी एक सब्सटेंस को डाला और देखा मैंने कि जो सॉल्यूशन है अब वो सेपरेट लेयर नहीं बनाना, वो एक इमल्शन बन चुका है, यानी तो इमिसिबल लिक्विड मिसिबल होगी, लिक्विड मिल चुकी हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिन्हें डालने से उनका इमल्शन परमानेंट हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को मैंने नाम दिया इमल्सिफायर्स। आपका जो मिल्क है, मिल्क इज ऑल्सो एन इमल्शन। मिल्क आपका एक इमल्शन है। अब आप कहोगे मिल्क इमल्शन है कैसे, इसमें क्यों नहीं अलग अलग होता है? तो मैंने कहा सुनो, मिल्क नेचुरली इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वर्क करते हैं एज इमल्सिफायर, यानी इसमें नेचुरली इमल्सिफायर होते हैं जो इसका
जो इमल्शन है वो परमानेंट कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, इसको समझते हैं। ऑयल ड्रॉप अगर वाटर में ऊपर है तो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, वाटर ऑयल के ऊपर है तो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। मैंने कहा पहचानेंगे कैसे, तो इनका टेस्ट होता है, टेस्ट होता है, इसी में हेडिंग डालते हैं, ये समझ में आया, टेस्ट ऑफ इमल्शंस। क्या है टेस्ट इमल्शन का, सुनिए। तो जो इमल्शन का जो टेस्ट है वो हम कैसे कर सकते हैं, हम लेते हैं एक ऑयल सॉल्यूबल डाई, ऐसी एक डाई लेते हैं जो ऑयल में मिक्स हो जाती है, सॉल्यूबल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने कोई इमल्शन लिया, मान लो, अब ये हेडिंग भूल जाओ, यहाँ से ये हेडिंग भूल जाओ। मान लो मैंने एक इमल्शन लिया, मैंने उसमें ऑयल सॉल्यूबल डाई डाली, मैंने देखा डाई डालने से मान लो कोई डाई का कलर होगा, डाई का कलर, आप एक मिनट रुकेंगे, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मैं मार्कर लेने गया था, मान लो ऑयल सॉल्यूबल डाई डाली, मान लो ये यहाँ पर कुछ नहीं है, इसे रब कर दो, ये दो इमल्शन है, मुझे पता नहीं है, ये मुझे ये भी नहीं पता कि ये वाटर है और ये ऑयल है, पता नहीं मेरे को, पर मेरे को ये पता है कि ऑयल सॉल्यूबल डाई इसमें मैंने डाली। अब क्या होगा, अगर ड्रॉपलेट का कलर, जो सॉल्यूशन में जो ड्रॉपलेट्स हैं उनका कलर अगर कैसा हो जाए, जो डाई का कलर है, तो वो होगा ऑयल इन वाटर टाइप, यानी ऑयल की जो ड्रॉपलेट होंगी उसमें डाई सॉल्यूबल हो जाएंगी और कलर्ड हो जाएंगी डाई, तो हम पहचान लेंगे। अगर मान लो यही यही ऑयल सॉल्यूबल डाई किसी सॉल्यूशन में डाली और देखा मैंने जो सॉल्यूशन है, मैंने देखा जो सॉल्यूशन है उसका कलर रेड हो गया, सॉल्यूशन है उसका कलर रेड हो गया आपका, इसका मतलब ऑयल में सॉल्यूबल है, तो ऑयल क्या होगा आपका, डिस्पर्जन मीडियम, तो वाटर इन ऑयल टाइप हो जाएगा। ये हो गया आपका टेस्ट ऑफ इमल्शन, कौन से टाइप का है, ईवी, मजे से खत्म। अब देखिए ये खत्म, टेस्ट भी देख लिया, डाई टेस्ट होता है, एक होता है आपका डीमल्सिफिकेशन, एक ये टेस्ट होता है, एक होता है डीमल्स। पहला टेस्ट देखा डाई टेस्ट, दूसरा टेस्ट होता है आपका बाय डाइल्यूशन, डाई टेस्ट और बाय डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन में क्या होता है, धीरे धीरे वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड, अगर मान लो जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर हमें दिखे, जो बैकग्राउंड में जो माल पानी है वो दिखे, वो बढ़ रहा है, यानी वाटर का अमाउंट बढ़ रहा है, तो कौन सा इमल्शन हो जाएगा, ऑयल इन वाटर, ऑयल जो होगा ऑयल की ड्रॉपलेट वाटर में होगी। और यहीं अगर मैं देखूं क्या, डाइल्यूशन करने से जो अमाउंट है, वाटर का वो ऊपर सरफेस पे बढ़ रहा है, तो क्या समझ में आएगा, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल टाइप, ठीक है। बाय डाइल्यूशन भी समझ में आ गया, छोटा सा था। तीसरा है डीमल्सिफिकेशन, डीमल्सिफिकेशन क्या है, डीमल्सिफिकेशन छोटे छोटे टॉपिक हैं, बातों में उड़ाएंगे, उड़ाएंगे क्या आपके दिमाग में भी बैठ रहे हैं। बाय डाइल्यूशन पानी मिलाते जाएंगे, पानी मिलाते जाएंगे, अगर पानी बढ़ रहा है तो पानी ज्यादा है, इसका मतलब ये पानी है इसमें, ये ऑयल ड्रॉपलेट है इसमें, ये ऊपर ऑयल ड्रॉपलेट है, डाइल्यूशन कर रहा हूँ मैं, डाइल्यूशन वाटर मिला रहा हूँ, धीरे धीरे ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर जाएंगी, ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर जाएंगी, पानी बढ़ता जाएगा, तो क्या मालूम पड़ जाएगा, जो ऑयल है वो वाटर के अंदर, यानी ऑयल इन वाटर टाइप, OW टाइप है। यहीं अगर मान लो क्या हो, यहीं आपका क्या हो, ये ऑयल है, मतलब हमें पता नहीं है, डाइल्यूशन कर रहे हैं, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये बढ़ती हैं आपकी, बढ़ती हैं, यानी पानी तो ऐड कर रहे हैं, तो जो वाटर है वो ऑयल के अंदर है, तो वाटर इन ऑयल टाइप, WO टाइप, ठीक है। डीमल्सिफिकेशन क्या, कोई भी इमिसिबल सब्सटेंस है उनको मिलाने के लिए, उनका इमल्शन तैयार करने के लिए इमल्सीफायर डाला जाएगा। अगर मैं क्या करूं, इन इमल्सीफायर को रिमूव कर दूं, तो रिमूवल ऑफ इमल्सीफायर इज नोन एज डिमल्सिफिकेशन। तो क्या होगा, जो दो फेज होंगे, जो दो लिक्विड होंगे या फिर दो सब्सटेंस होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, उनका सेपरेशन हो जाएगा, है सेपरेशन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट डिमल्सिफिकेशन से कर सकते हैं।
एग्जाम्पल ले लो, मिल्क देखा है, मिल्क पिया भी होगा यार। मिल्क वो वाला नहीं, ये मिल्क है, दूध है। ये मिल्क मिल्काने वाला नहीं, ये मिल्क है। मिल्क का क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन? अरे रैया चलाया है क्या कभी? रैया चलाते हैं ना, और क्रीम अलग आ जाती है, क्रीम, उसी को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेपरेटिंग अ मिल्क एंड क्रीम बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डीमल्सिफिकेशन। कैसी रही बात, कैसी रही बात। मैंने कहा ये खत्म, इमल्शन खत्म, टाटा बाय बाय, बाय बाय। अब आगे देखने वाले हैं क्या, लगा आगे हम देखने वाले हैं कोलॉइड्स अराउंड अस। हमारे आसपास कॉलर्स के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल, ब्लू कलर ऑफ स्काई। काहे है ब्लू कलर? स्काई का आखिर ब्लू कलर है ही क्यों, ये बताइए मेरे को आप। तो आपने कहा स्काई में यानी आसमान में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सिर्फ ब्लू लाइट्स को, जो ब्लू लाइट होती है ना उसको स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर करते हैं तो ब्लू लाइट स्कैटर होती है वो हमारी आंख में जाती है। तो जो पार्टिकल स्कैटर करते हैं ना वो कोलोइडल रेंज में ही होते हैं, इसलिए कह रहे हैं कोलोइड अराउंड अस। इसलिए हमें आंख से आसमान नीला दिखता है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा पढ़ते हैं, फॉग, मिस्ट या स्मोक। फॉग क्या है, इस मिस्ट क्या है, स्मोक पता ही होगा। धुआं, बर्फबारी हो रही, कोहरा हो रहा, समझ गए। यानी कोहरा में दिखता है ना आंखों से, क्यों दिखता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन कोलोइडल, कोलोइडल फॉर्म, और वो कंडेंस हो जाते हैं, फिर हमें आंखों से दिखते हैं ऐसे करके। और स्मोक, स्मोक के अंदर नहीं दिखते हमें। क्यों नहीं दिखते स्मोक के? स्मोक तो दिखता है, स्मोक जा रहा है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जा रहे होते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोइडल डायमेंशन होते हैं तो क्लियर नहीं दिखते, धुआं धुआं दिखता है। ऐसी फॉग में पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं, फॉग फॉग दिखता है, कोहरा ही कोहरा दिखता है। तो ये भी कुछ एग्जांपल थे, समझ में आया। तीसरा है फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल्स, अभी एग्जांपल छोड़ के आया पीछे में क्या, अरे मिल्क, मिल्क या हलवा ले लो, हलवा ले लो फ्रेंड्स, मिल्क हलवा, जूस, जूस ले लो। ये भी कुछ एग्जांपल। मिल्क कैसे, कैसे है मिल्क? अरे मैंने कहा मिल्क भी तो एक इमल्शन है। इमल्शन क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन, तो कोलोइड का एग्जांपल। तीसरा लेते हैं खून। अरे आपका खून नहीं ले रहा भैया, ब्लड। ब्लड भी एक इमल्शन है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है खून। ये भी एक कोलोइड का एग्जांपल है। कैसे, कैसे? इसकी जो डायमेंशन होती है, इनके जो ब्लड पार्टिकल्स की डायमेंशन होती है, दे आर इन कोलोइडल डायमेंशन, सो दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ कोलोइड्स अराउंड अस। कैसे लगी मेरी अंग्रेजी? चौथे पॉइंट, सॉइल। जो आपकी सॉइल होती है, सॉइल, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो आपकी सॉइल्स होती हैं, जो फर्टाइल सॉइल होती हैं, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, अब वो भी कोलोइडल डायमेंशन की रेंज में होते हैं, तो वो भी एक एग्जांपल है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब एक बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, पांचवा छठवा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा सुनते हैं। जब नदी, नदियां बह रही, समुद्र बह रहा, समुद्र आए और नदियां आए मिल जाए तो डेल्टा बन जाता है। सुंदरबन डेल्टा सुना है? क्या होता है डेल्टा, सुनिए। जो रिवर होती है और जो समुद्र होता है, सी, वो जहां आके मिलते हैं वहां ये डेल्टा बन जाता है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा, रिवर में आपकी फर्टाइल सॉइल होती है कोलोइडल डायमेंशन में, फर्टाइल सॉइल, और सी में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कई सारे, बहुत सारे। सुना होगा नमक सी में से निकाला जाता है, बहुत सारे नमक होते हैं।
जब ये दोनों कंबाइन करते हैं, यानी कोई कोलोइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट कंबाइन होता है तो उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है और डेल्टा फॉर्म हो जाता है। ये भी एक तरीका प्रेसिपिटेशन है जिसको डेल्टा कह दिया। तो ये भी एग्जांपल था। अब मैंने कहा आपसे क्या कि कोलॉइड अराउंड अस तो खत्म हुआ, अब आगे की चर्चा करते हैं। और जो आगे वो चर्चा हम करने जा रहे हैं ना, इस टॉपिक का आखिरी दी एंड है इस सरफेस केमिस्ट्री का। चलिए, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, अब आखिरी टॉपिक रह गया है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड, जिनमें हमें लगभग 6 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। और इसके बाद द चैप्टर इज खत्म खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। उसके बाद फिजिक्स भी थोड़े से ही लेक्चर रह गए। फिर उसके बाद आप मुझको कमेंट में बताइएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चालू करी जाए या फिर फिजिक्स ही कंटिन्यू करी जाए। ठीक है। रबर प्लेटिंग, आपने देखा होगा कई सारे मेटल्स होते हैं जिन पे बाहर कोटिंग होती है हैंडल पे, वो रबर की होती है। कैसे करते? इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा है? इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी बताया। तो क्या होता है, एक रबर होती है, रबर जो रबर आपकी ऑब्टेन होती है एक ट्री से, उसे कहते हैं रबर ट्री। और जो रबर निकलता है वाइट 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 वाइट, उसमें से रबर सी निकलती है, उसको नाम दे देते हैं कॉमन नेम लैटिक्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें से ऐसे वाइट वाइट एडहेसिव एडहेसिव नेचर का एक फ्लूइड निकलता है जिसे कह देते हैं लैटेक्स, या फिर सिंपल रबड़ होते हैं बहुत सारे, उनका कॉमन नाम दे दिया लैटेक्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होता है आपको पता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? अब जिस मेटल पर कोटिंग करनी है, मान लो ये कोई पेन है आपका, ये कोई ऐसे करके पेन है, इसका ये हैंडल है। अब मुझे इस पर कोटिंग करनी है, तो मैंने इस पर चार्ज दे दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रोड है। अब मैंने आपका ऐसा सॉल्यूशन ले लिया, ये रबर लेटेक्स का सॉल्यूशन ले लिया, लेटेक्स 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 का सॉल्यूशन ले लिया, तो क्या होगा? लेटेक्स होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, ये क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा और जाके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी इस पर कोटिंग हो जाएगी, प्लेटिंग हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहा रबर प्लेटिंग। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे एप्लीकेशन है, आगे बढ़ते हैं बस। इसके बाद चैप्टर फिनिश। और सीवेज डिस्पोजल, मैंने कहा आजकल बहुत ही गंदगी फैलाई जा रही नदियों में गंदगी फैलाई जा रही है, तो उसको कैसे रोकें? तो सीवेज डिस्पोजल में क्या है, एक आपकी एक ऐसी टनल होती है, ये अज्यूम करा गया, अगर ऐसा होने लगे, होता भी है बहुत सारे देशों में पर नहीं होता यहाँ, क्या करें? यहाँ पर जगह जगह पे पॉजिटिवली चार्ज हाई पोटेंशियल वाले मेटल के आपकी वो लगा दी जाए, ब्लॉक्स टाइप। तो क्या होगा, यहाँ से जो गंदगी होंगी, रबिश रबिश और डर्ट जो होगा वो होता है आपका कोलोइडल फॉर्म में। तो क्या होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर पानी और उसको यहाँ से पास कराएंगे तो क्या होगा, जो रबिश होगी वो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी ऐसे ऐसे पॉजिटिवली चार्ज पे, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और यहाँ से सिर्फ बाहर पानी आएगा, यानी गंदगी बहुत कम हो जाएगी। सीवेज डिस्पोजल, कोट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर का एक साइंटिस्ट थे कोट्रल, उन्होंने देखा जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें से बहुत सारा धुआं निकलता है, उसमें से कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स, और रबिश और डर्ट होती है जो भी नेगेटिव चार्ज होती है, चिमनी में से निकल रही होती है। इन भाई साहब ने देखा क्या कि जो वो सांस हम लेते हैं वो हवा में तो होते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स, रबिश और डर्ट वाले, तो हमारे फेफड़े पे वो जमा हो जाते हैं, लंग्स पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, डिजीज हो जाती है, बहुत सारी सांस लेने में तकलीफ होती है। इन्होंने एक अपना एक प्रेसिपिटेटर बनाया क्या, ये जो चिमनी है जिसमें से धुआं निकलता है और कोलोइडल पार्टिकल्स निकलते हैं, इन्होंने क्या करा, इस चिमनी में कोट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर फिट कर दिया। ये एक ऐसा मेटल होता है जिस पर पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है, तो जैसे ही यहाँ से गर्म हवाएं और कोलोइडल पार्टिकल्स जाते हैं, रबिश और डर्ट, तो जो पार्टिकल्स हैं अनवांटेड पार्टिकल रबिश और डर्ट वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और सिर्फ जो गर्म हवाएं हैं वो बाहर जाती है, यानी पार्टिकल्स बाहर नहीं जाते। तो कोट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर ये डिवाइस है, इसको लगा दिया। प्योरिफिकेशन, वाटर का प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं सुनिए। पुराना मेथड है, आज भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके उसमें एक चीज है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। सबसे पहले क्या होता है, एक बड़ा सा कंटेनर होता है आपका,
उस कंटेनर में गंदा पानी डाला जाता है, डर्टी वाटर। डर्टी वाटर क्या होता है, इसमें पानी डाल दिया डर्टी वाटर, गंदा पानी, इसमें गंदगी होगी, रबिश, डर्ट, कॉर्डल फॉर्म में। इसमें हम ऐड कर देते हैं पोटाश एलम, फिटकरी, पोटाश एलम। फॉर्मूला पता है? नहीं पता तो सुनिए, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, ये फॉर्मूला होता है पोटाश एलम फिटकरी। इसमें जैसे ही हम फिटकरी डालेंगे तो क्या होता है, फिटकरी आपका ये जो कॉर्डल पार्टिकल्स हैं इनको अब इनका प्रेसिपिटेशन करा देता है, क्योंकि ये भी एक तरीके का सॉल्टी है, इलेक्ट्रोलाइट ही है। तो ये गंदगी होती है वो ऐसे करके जमा आ जाती है, नीचे आ जाती है, जमा हो जाती है एक तरफ, यहाँ से हट जाती है और पानी पानी रह जाता है। फिर क्या करते हैं, इसमें फिर फर्दर हम ऐड कर देते हैं आपका कॉस्टिक सोडा। एक मिनट, एक मिनट रुकिए। एक मिनट आप मेरे को दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कह देते हैं उसको, KOH, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, तो गंदगी होती है ना, गंदगी वो आपकी जो मतलब जो वाटर होता है वो थोड़ा ब्लैकिश टाइप हो जाता है, तो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ऐसे इसको प्योर कर लेते हैं वाटर को। ठीक है, क्योंकि जो कोलोइडल फॉर्म में होती है गंदगी, तो ये भी एप्लीकेशन है कोलोइडल का। आर्टिफिशियल रेन, मान लो कहीं पर बारिश नहीं हो रही, तो जो बादल हैं वो भी, उसमें भी कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो क्या होता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज या फिर अपोजिटली चार्ज, जो मान लो बादल हैं उसमें कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे, उन पे जो चार्ज है उसके अपोजिटली चार्ज हम एक सैंड होती है, सैंड, उस सैंड को उस पर छिड़काव कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, वो जो सैंड हमने छिड़की है उससे जो प्रेसिपिटेट बने हुए होते हैं, यानी जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं जो कंबाइन हो जाते हैं, अब वो टूटने लगते हैं, टूटते हैं, धीरे धीरे टूटते हैं। टूटते हैं तो क्या होता है, टूट जाते हैं वो, यानी वो अलग अलग होने लगते हैं, और उसी की वजह से बारिश हो जाती है। या फिर दो बादल आए ऐसे करके, छू, बादल आए टकरा गए आपस में, टकराने से भी बारिश हो जाती है, अपोजिटली चार्ज। ठीक है, समझ में आया। मेडिसिन में देखा गया है, खासकर ज्यादातर जो मेडिसिन होती हैं वो कोलोइडल फॉर्म में अच्छा वर्क करती है हमारी बॉडी में। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से एसिमिलेटेड हो जाती है हमारी बॉडी में, घुल जाती है अच्छे से, आगे उनका जो प्रोसेस है वो अच्छे से होता है, अच्छे से वो काम करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड देख लीजिए। लेक्चर 07 समाप्त। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा होगा तो सुनिए, जोश के साथ पढ़ते रहिए, और इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करिएगा, दिमाग में उतार लीजिएगा, और आपको ऐसे ही मजेदार लेक्चर दिलाता रहूंगा। आज के लेक्चर में थोड़ी मेरी एनर्जी डाउन थी, क्योंकि कल मेरी नानी को एडमिट कराने ले गया था, तो उनकी तबीयत वो ज्यादा खराब थी। तो आपको पता है, थोड़ा सा दिमाग में कोई चीज बैठ जाती है, तो इसकी वजह से अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ डाउट आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैंने अपना पूरा पोटेंशियल दिया है यहाँ पर, जिससे मैं अच्छे से समझा पाऊँ। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर्स में, और नए चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन टाटा, बाय बाय।